हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई, आपके एग्जाम के मात्र 8 दिन शेष बचे हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मणिपुर राज्य, ऑप्शन बी है उड़ीसा राज्य, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य और ऑप्शन डी है केरल राज्य। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय मणिपुर राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि 82 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 82 से यहाँ पर 36 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 91 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 82 से 36 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 82 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो मेरे भाई, 82 मिलकर बना है 8 और 2 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 8 में से इस 2 को घटाया गया है। तो 8 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब 6 से 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। और ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 91 के अंदर और इस 91 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 91 मिलकर बना है 9 और 1 से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 9 में से सबसे पहले तो 1 को कम कर देंगे। तो 9 में से 1 को कम करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 8 और इस 8 का हम यहां पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 122 और यहां पर 170 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि यहां पर हमें 290 दिया गया है और 290 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहां पर देखिए संख्या में दी गई है सबसे पहले 122, तो यहां पर 122 लिखा गया है कैसे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 11 का स्क्वायर कर दें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121 और यदि हम इस 121 के अंदर प्लस 1 कर दें तो 121 और 1 मिलकर बन जाएगा 122 और यहां पर देखिए 122 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर आगे देखेंगे कि यहां पर 170 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर 170 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर देखिए यदि हम क्या कर दें 13 का स्क्वायर कर दें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और इस 169 के अंदर यदि हम क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 169 और 1 मिलकर बन जाएगा 170 और ध्यान से देखिए 170 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर पता करेंगे कि यहां पर 290 कैसे लिखा जा सकता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर 290 लिखा जा सकता है कैसे, यदि हम क्या कर दें यहां पर 17 का स्क्वायर कर दें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई 17 का स्क्वायर होता है कितना 289 और यदि हम 289 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 289 और 1 मिलकर बन जाएगा 290 और ध्यान से देखिए 290 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए देखिए यहां पर 122 लाने के लिए क्या किया गया है, यहां पर किया गया है 11 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद में 170 लाने के लिए किया गया है 13 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 11 से 13 पर चलेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, यदि हम 11 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 11 और 2 हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 17 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 17 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना मेरे भाई, यहां पर ध्यान से समझिए 17 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना 19, ठीक है। तो यहां पर हम कर देंगे 19 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर ध्यान से समझिए 19 का स्क्वायर होता है कितना, तो मेरे भाई 19 का स्क्वायर होता है 361 और 361 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 361 और 1 मिलकर बन जाएगा 362, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 362। अब हमें देखना है कि 362 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 362 में दिया गया है ऑप्शन एक के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से MB का संबंध है 26 के साथ में, उसी प्रकार से GB का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर यहाँ पर अल्फाबेट लेटर से यहाँ पर संख्या बनानी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। कैसे करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि MB का संबंध यहाँ पर 26 के साथ में कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है M आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर है। इसी प्रकार से M के बाद में है B आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 13 दुआ के 26 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि यहाँ पर MB से यहाँ पर 26 लिखा गया है। कैसे, तो मेरे भाई सबसे पहले MB जो अल्फाबेट लेटर हैं उन दोनों का किया गया है नंबरिंग, और जो नंबर आया है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया है 26। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि GB का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले G आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। उसके बाद में क्या B आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 दूना यहाँ पर बन जाएगा 14, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 14 में दिया गया है ऑप्शन D के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन D हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2 के बाद में 6 के बाद में 12 के बाद में 20 के बाद में 30 और 30 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को देखने से हमें पता चल रहा है कि सीरीज कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए सीरीज बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 2 से यहाँ पर कितना बन रहा है 6, तो 2 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 12, तो 6 से 12 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 6 और 6 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है, तो 12 से बन रहा है 20, तो 12 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 30, तो 20 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें +10 कर दें तो 20 और 10 मिलकर बन जाएगा
30। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 30 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए देखिए सबसे पहले क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +6, उसके बाद में क्या हुआ +8, उसके बाद में क्या हुआ +10, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इतना हमें भी पता है कि आगे भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले है 4, 4 से कितना बन रहा है 6, 4 से 6 बनेगा कैसे, तो यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 8, तो 6 से 8 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 10, तो 8 से 10 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 10 से अगली संख्या निकालनी है। तो 10 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए सभी के अंदर +2 हुआ है तो 10 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना, तो मेरे भाई 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12, यानी कि 10 के बाद में संख्या प्लस होगी 12। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 30 के अंदर इस 12 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 30 के अंदर हम क्या करेंगे 12 को ऐड कर देंगे, तो 30 और 12 मिलकर बन जाएगा 42, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 42 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के उदयपुर शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के असम राज्य में स्थित है। इसी के साथ में यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन है नहीं है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि जनजातियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चकमा जनजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए सभी को इस क्लास को कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1915 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1920 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1922 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि आपसे कंप्लीट डेट पूछे तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था? तो मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, ठीक है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो चना है ये दलहन फसल के अंतर्गत आता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंदिरा गांधी नहर बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इंदिरा गांधी नहर बांध सतलुज नदी व व्यास नदी के संगम पर स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किस धातु का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है तांबा धातु का, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम धातु का, ऑप्शन सी है लौह धातु का और ऑप्शन डी है सोना धातु का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में लौह धातु का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से माउस कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस है और ऑप्शन डी है नेटवर्क। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र में नेत्रदान के समय नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, नेत्रदान में नेत्र के कोर्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तापमान में वृद्धि होने पर द्रव का आयतन कैसा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि तापमान में वृद्धि होने पर द्रव का आयतन बढ़ जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है हरियाणा राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है
राजस्थान एवं गुजरात में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।